तो ये जो नीट 2025 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, अगर आप सभी लोग पेरेंट्स स्पेशली ये 25 का ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी अगर पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, तो आपको मेरी छोड़ी किसी भी काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना इसमें सब कुछ डिटेल में दिया होता है। और ये पेजेस भी मेरे ख्याल से 159 पेजेस है। बट आपके लिए मैंने 159 पेजेस, जब आज सेशन है तो कल रात को 3 बजे तक मैंने पढ़े हैं। और जो ग्रुप में ज्वाइन है आइडियल के कम्युनिटी ग्रुप में, उन्होंने देखा होगा कि 3 बजे भी मैंने कुछ मैसेज डाले हैं। तो ये रीजन इसलिए है कि यहाँ पर एक 35 पॉइंट्स जो है वन बाय वन हम फास्ट में ले लेंगे कि क्या चेंजेस और क्या चीजें हैं जो आपको है। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, ओबीसी एनसीएल। अगर आप ओबीसी एनसीएल में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो ध्यान में रखिए कि आपकी जो कास्ट है वो कास्ट ओबीसी में रजिस्टर, ओबीसी की जो सेंट्रल लिस्ट है उस सेंट्रल लिस्ट में रजिस्टर होना जरूरी है। जैसे कि मैंने कल ये आपको अगर चेक किस तरह से करना है, तो मैंने देखी कल रात में जो आपको लिंक भी भेजी थी ओबीसी, एक मिनट, उस लिंक को भी मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। देखिए ये लिंक है, ठीक है। इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आप जाएंगे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल की वेबसाइट पर। जैसे मान लीजिए सुतार कम्युनिटी है, तो यहाँ पर आप सुतार, तो ये देखिए यहाँ पर नीचे फौरन दिखाई देगा। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए सुतार है। अब कोई पाटिल है, तो पाटिल है तो वो यहाँ पर डालेगा, तो देखिए तो सेंट्रल में कास्ट सर्टिफिकेट में उसका नाम नहीं है। अब ये सरनेम से नहीं होता, ये आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है वो। जैसे महाराष्ट्र में विजे, एनटी, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, धनगर वगैरह जितने भी होते हैं ये एनटीबी वगैरह में आते हैं। बट ये ओबीसी में, सेंट्रल में जो है वो ओबीसी में आएंगे। जैसे धनगर अगर यहाँ पर टाइप करता हूँ तो नहीं आ रहा है, तो सेंट्रल में ओबीसी में आएंगे। तो आपका जो कास्ट के जो नाम है वो नाम, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी में मोमिन जो होता है वो कास्ट में आता है। तो यहाँ पर देखिए आपको मोमिन मुस्लिम, मोमिन अंसार, मोमिन इस तरह से आएगा ये। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर कुछ नाम डाल देता हूँ, तो ये देखिए हर एक सर्टिफिकेट, तो आप पहले सर्च कीजिए कि आपका नाम या फिर आपकी जो कास्ट है वो रजिस्टर्ड सेंट्रल की लिस्ट में है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो आप अपने आप को ओपन से फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि एक बार आपने ओबीसी को सिलेक्ट किया तो आपका बाद में चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अभी ओबीसी सिलेक्ट करते हैं और बाद में उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता, कास्ट वैलिडिटी भी नहीं मिलती। तो फिर ऐसी सूरत में प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर ऑल इंडिया कोटा से अगर आपको एडमिशन मिला है तो वो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये मुझे पता है। सेकंड नंबर, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट। एक ही सब एप्लीकेशन आपको सबमिट कर सकते हैं, डबल होता ही नहीं है। तो इसलिए एप्लीकेशन जब आपको एक ही बार सबमिट करना है, बाद में एडिट का ऑप्शन भी नहीं है, तो ऐसे केस में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि पहले समझ लीजिए रफ, एक क्या कहते हैं उसको, डुप्लीकेट एप्लीकेशन, एप्लीका कहते हैं उसको, उस पर प्रैक्टिस कीजिए और फिर फिलअप कीजिए, या फिर हमारे ऑफिस से भी आप फिलअप कर सकते हैं। Second, candidate must ensure that the email address and mobile number provided in the online application form are their own। आपका खुद का होना चाहिए या गार्जियन का होना चाहिए, किसी ना किसी का होना चाहिए, क्योंकि एनटीए आपको कम्युनिकेट करता है। इस पर तो मुझे कभी भरोसा नहीं है, क्योंकि एनटीए सिर्फ एक दो तीन बार ही आपको कम्युनिकेट करता है। एक तो ओटीपी के लिए जो सिस्टम से चला जाता है, दूसरा आपका ओएमआर शीट के लिए, और एडमिट कार्ड। बस ये 3 चीजें। इसके बाद में आप एनटीए के दरवाजा कितना भी खटखटाओ कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। बट आप एटलीस्ट अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो कंटिन्यू एक्टिव रखिए और अपना खुद का दीजिए, ताकि आपके जो भी अपडेट्स हैं, जो भी कम्युनिकेशन है वो उसी पर आएगा। अब देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन, आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अपना पासवर्ड वगैरह क्रिएट करते हैं, वो तो सब आपको पता है। मान लीजिए आपने आइडियल @123 वगैरह इस तरह से किया, तो उसमें भी फिर एक नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, क्योंकि वो बाद में कभी कभार आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर आप अपना लॉगिन आईडी नंबर भूल जाते हैं। तो ऐसे केस में फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन वहां पूछा जाता है, व्हाट इज योर फेवरेट गेम, व्हाट इज योर फेवरेट पेट नेम, नेबर्स पेट नेम।
तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन का जो आंसर टाइप करोगे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा व्हाट इज योर फेवरेट गेम, तो क्रिकेट है मान लीजिए, तो आप क्रिकेट स्मॉल कैप्स में लिखना है। या फिर व्हाट इज द नेम ऑफ योर नेबर्स पेट, तो मैं हमेशा डॉली लिखता था। हमारे बाजू में मेरे फ्रेंड के एक बहुत अच्छा ये है डॉग, उसका डॉली नाम है। तो जो भी लिखना है आपने कैपिटल में नहीं लिखना है, इसको ध्यान में रखिए। अब नंबर 5, स्कैन इमेजेस। अब देखिए मैंने कहा क्या है, एनटीए ने आपको क्या कहा है कि आपने 1 जनवरी 2025 के पहले के मतलब फोटो जो भी होगा 1 जनवरी 2025 के बाद चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपका फोटो के नीचे जो डेट लिखी होगी वो 1 जनवरी 2025 की। फोटो पुराना रहा तो भी चल जाएगा, इसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हर साल का हमारा अनुभव है। लेकिन कोशिश कीजिए कि नया फोटो निकालने की, अगर पुराना फोटो अगर खराब हुआ है तो। ठीक है। अब नंबर 6, please check your photograph and signature before submission of the application form. In case the photograph or signature is blurred or not visible to identify the identity of the candidate, it will be rejected and no option for correction or revision will be permitted. एक बार सबमिट करने से पहले सारी चीजें, सिर्फ फोटो और सिग्नेचर यहाँ बोला गया, आप सब कुछ चेक कीजिए, क्योंकि बाद में करेक्शन ऑप्शन है ही नहीं। और क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते वो भी हम आगे देखेंगे। अब ये नंबर 6 हो गया। अब नंबर 7 है, ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस। ये डबल आ गया, लेकिन यहाँ पर एक है, when candidate register they have to enter the OTP received on the registered mobile number and before submitting please they have to enter। ये सारी चीजें आ जाती है आपको। देखिए ये जो मैं बोल रहा था कि आपको confirmation page, scan OMR sheet और स्कोर कार्ड ऑफ नीट यूजी विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। इसलिए ईमेल एड्रेस आपका सही से होना चाहिए या फिर पेरेंट का होना चाहिए। अब देखिए 7 नंबर में ही ये चीज है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ पेरेंट, कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, choice of exam cities, gender, etc. will be treated as final and non-editable post generation of confirmation page. Confirmation page कब आता है आपको, जब आप पेमेंट करते हैं, तो उसके पहले आप ये सारे चेंजेस कर सकते हैं। एक बार आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट हो गया तो उसके बाद में आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। और उसके आगे आपको एक गिफ्ट दिया गया है एनटीए की तरफ से, उसको बोल्ड किया है, any request for change in these particulars will not be considered by NTA under any circumstances। आप किसी का भी वसीला लेकर जाइए, कुछ भी कीजिए, वो मानने वाले नहीं है। ये पॉइंट नंबर 7 हुआ। पॉइंट नंबर 8 है, NTA is facilitating all candidates with an additional platform उमंग और डिजी लॉकर। ये 2 ऐप है, उमंग ऐप और डिजी लॉकर, ये डाउनलोड कीजिए और जिसमें सारी चीजें आप खुद भी सेव कर सकते हैं और उनसे उस ऐप के थ्रू आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और वो आगे ये भी कहते हैं आपको कि एनटीए विजिट द एनटीए वेबसाइट एंड चेक देयर ईमेल्स रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो टेंशन मत लीजिए, आप ग्रुप में ज्वाइन है, लेटेस्ट अपडेट हमारी तरफ से आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, अब और एक चीज है, ये गलतियां होती है स्टूडेंट से, एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द क्वेश्चन पेपर मीडियम, एग्जामिनेशन सेंटर, डेट एंड टाइम प्रोवाइडेड ऑन द शैल नॉट बी कंसीडर्ड एनी सर्कमस्टेंस। जो भी आपका एडमिट कार्ड आता है उसमें जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम लिखा होगा वही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिला है, जो सिटी मिली है वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। डेट टाइम का यहाँ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि डेट टाइम सभी तरफ एक ही साथ में 4 तारीख को होगा, दोपहर 2 से 5। अब जैसे फोटोग्राफ की बात किया तो वो भी मैंने हाईलाइट करके रखा हूँ कि एनटीए कह रहा है कि 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटो रखिए, बाद में भी आगे काम आएगा, दोनों भी फोटो एक्स्ट्रा रखिए। अच्छा, और भी एनटीए आपको बहुत कुछ बोल रहा है, कह रहा है कि ऑल कैंडिडेट अपीयरिंग नीट यूजी 25 जो भी दे रहा है रेगुलरली चेक अपडेट्स ऑन द वेबसाइट, किसके, एनटीए की। साथ में आप किसके हेल्थ मिनिस्ट्री, आयुष, फिर उसके बाद में मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, एमसीसी, एडमिशन सेंटर काउंसलिंग कमेटी आयुष की, और उसी की तरह सारे और भी बहुत सारे वेबसाइट दिए हैं, सारे के वेबसाइट को आप रेगुलरली चेक कीजिए। तो बच्चा नीट की एग्जाम की तैयारी करेगा कि ये चेक करता रहेगा, इसलिए ये सारे काम आप हम पर छोड़ दीजिए। आप जब ग्रुप में ज्वाइन है
किसी भी हमारे आइडियल के सोशल प्लेटफॉर्म से ज्वाइन है तो आपको सारी चीजें अप टू डेट मिलती रहेगी। अच्छा, इसमें ये भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी सबसे पहली अपडेट आती है तो वो बहुत एक्यूरेट है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये लोग कभी भी डाल देते हैं, कभी दिन में कभी रात में। तो हमारे यहाँ पर अभी जैसे मैं यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ तो हमने हर घंटे का अलार्म लगा हुआ है। तो 11 बजे की अगर अलार्म बजता है तो सब लोग काम छोड़कर पहले सारे नोटिफिकेशन चेक करते हैं, कुछ नया आएगा। फिर 12 बजे चेक करेंगे। अब इन मीन वाइल 11:15 पर आ गया तो कोई नहीं देखेगा, वो 12 बजे देखेगा। लेकिन फिर भी होता क्या है कि मैं कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया में जुड़ा हूँ, बहुत सारे हमारी टीम मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो यहाँ दिख जाता है तो मैं आपको शेयर करूंगा। तो इसलिए अपडेट्स और नए रूल्स वगैरह का टेंशन मत लीजिए। ये एक फॉर्म फिल करने के बारे में तो ऑलरेडी बताया गया है, जिसको ठीक है, एड्रेस ओनली वन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस शुड बी यूज फॉर वन एप्लीकेशन। अब एक ही मोबाइल नंबर और एक ही एड्रेस, बट आपको दो मोबाइल नंबर और दो एड्रेस लगेंगे, क्योंकि इन इमरजेंसी के लिए आपको तो पेरेंट का मोबाइल नंबर दे सकते हैं और पेरेंट का मेल आईडी आप दे सकते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 12, choice of exam cities displayed to the candidates will be based on the permanent and present address filling during online application। आपका प्रेजेंट एड्रेस, मान लीजिए आप पुणे से बिलोंग करते हैं तो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस परमानेंट जो है पुणे का है। आप लातूर में किसी एकेडमी में हैं और आप वहीं पर एग्जाम देना चाहते हैं तो आपने करंट एड्रेस लातूर का डाल दिया। तो करंट एड्रेस आपने क्या डाला है और परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, उस हिसाब से आपको सेंटर अलॉट होता है। बट सेंटर अलॉटमेंट ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है, इसमें आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी चॉइस क्या है वो देखी जाती है, वही अलॉट होती है मोस्ट प्रॉब्ली, या कभी कभी सेकंड। बाय मिस्टेक कहीं किसी न किसी रेयर केसेस होते हैं कि जहां पर थर्ड डिस्ट्रिक्ट जो आपने डाला है वो आपको अलॉट हो जाएगा। कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड जो भी आपका बाद में जो विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर 31 अक्टूबर। अच्छा, ये पॉइंट 13 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी जब बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो चुका है, जब स्कॉलरशिप का उनका फॉर्म फिलअप कर रहा हूं मैं, क्योंकि आइडियल टीम की जो पेड काउंसलिंग ली जाती है तो उसमें सिर्फ आपका एडमिशन तक हमारा रिश्ता नहीं होता, एडमिशन के बाद में स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन, बहुत सारे, और बाद में पीजी के लिए भी आपको मुझे मेरे पास ही आना है। तो ये सारी चीजों के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं तो वो आपके पास रहते हैं। कभी कभार आप फॉर्मेट करते हैं, मोबाइल फॉर्मेट हो जाता है, या वेबसाइट आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको फिर डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेंगे, तो उमंग ऐप और वो जो डिजी लॉकर उस पर। लेकिन एनटीए पर जो है ना 31 अक्टूबर से पहले आपको सारी चीजें डाउनलोड करके अलग अलग जगह स्टोर करके रखनी, प्रिंट निकाल के रखनी है। 31 अक्टूबर 25 के बाद में आपको कंफर्मेशन पेज नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए एडमिशन तो दिसंबर तक चलते हैं और दिसंबर में आपके पास कंफर्मेशन पेज नहीं रहेगा, आप कैसे डाउनलोड करने जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। ये चीज को ध्यान में रखें। पॉइंट नंबर 14, NTA will not consider any correction request sent in any manner of the candidate through post, fax, WhatsApp, email। मतलब सिंपल चीज है, आप एनटीए के कितना भी ठक ठकाओ, वो एनटीए पूरी तरह से दोनों कानों से बह रहा है, आपकी कोई बात वो नहीं मानेगा। आप जो भरना है करेक्ट डिटेल्स भरिए, फॉर्म फिलअप करते वक्त जो मिस्टेक होगी उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अच्छा, आइडियल की तरफ से मिस्टेक होगी तो आइडियल की जिम्मेदारी मेरी होती है, ये भी पहले पहले क्लियर कर दूं। हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे एक स्टाफ से मिस्टेक हुई, थर्ड राउंड में फिर वो करेक्शन हुआ। बट है तो है, अगर जैसे कहते हैं ना कि रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे इंडिया में रेलवे के ड्राइवर से रिजिग्नेशन नहीं मांगा जाता, रेलवे मिनिस्टर से मांगा जाता है। तो मेरे स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होती है, ये मैं पेड वालों के लिए बता रहा हूँ ताकि उनको ये टेंशन ना हो। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बाकी सारी चीजें तो नहीं है। सिलेबस ऑफ द टेस्ट आप सबको पता है, अगर नहीं तो मैंने ग्रुप पर डाला हूँ और ये वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ द टेस्ट, नीट की एग्जाम का पैटर्न आप सबको पता है कि 45 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के होंगे 90, बायो के होंगे 180 क्वेश्चन, 720 मार्क्स। एक्स्ट्रा टाइमिंग जो कोविड की वजह से दिया जाता था वो बंद किया गया है, और जो सेक्शन बी होता था वो भी हटा गया है। तो ये सारी चीजें आपको पता ही है। पॉइंट नंबर 15 हो गया, और 20 पॉइंट इससे फास्ट फास्ट लेता हूँ। इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, हाँ ये एक चीज ध्यान में रखिए, जो लास्ट ईयर ऑफ हंगामा हुआ था कि क्वेश्चन मार्क एक पेपर सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला, 1 महीना उसमें चला गया,
और बहुत सारे बच्चों के 4 मार्क्स कम हो गए। अब जो 5 मार्क कम हो गए, तो वो जो मार्क्स कम हुए उसमें अच्छे खासे बच्चे जो मेरिट में जैसे 605 में उसको एडमिशन मिल सकता था, वो 600 पे आया, 5 मार्क की वजह से चला गया। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा हुआ, 137 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसको 137 था तो 141 मिले थे और 5 मार्क कम हो गए, 5 में तो वो कम आ गया 137 से नीचे, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया। बहुत सारी चीजें, तो अभी उन्होंने क्या कहा है, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, मतलब कोई ऑप्शन जो नीड्स में होता है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, मतलब उसके जो भी 4 ऑप्शंस दिए चारों भी गलत हैं और यह क्वेश्चन भी पूरी तरह से ड्रॉप किया जाना है, तो सभी को हुआ 4 मार्क्स सभी को दिए जाएंगे। अपियर आपने वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा या नहीं किया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये नंबर 16 हो गया। नंबर 17 में वही चीज के आप रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, मराठी में, हिंदी में, कोई भी लैंग्वेज से आप पेपर दे सकते हैं, बट इसको यही बताऊं आपको कि इसका ये मतलब नहीं कि पूरा उसी में होता है, बल्कि सारी चीजें इंग्लिश में ही होती है और आपके सपोर्ट के लिए नीचे जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हैं वो क्वेश्चन उस लैंग्वेज में भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो मुझे आपको बताना है कि इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन द ट्रांसलेशन ऑफ अ क्वेश्चन इन द टेस्ट, its English version shall be treated as final and the decision of NTA shall be final in this regard। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपने देखा इंग्लिश में, फिर आपने रीजनल लैंग्वेज में देखा और रीजनल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन का कुछ अलग मतलब लगा और इसलिए आपने वो ऑप्शन बी सिलेक्ट किया, राउंड किया, बट उसका जवाब जो था ऑप्शन सी था। अब आप वहां पर झगड़ेंगे कि यहाँ पर तो ऐसा लिखा है, तो इंग्लिश में जो लिखा है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये बात को समझ लें। पॉइंट नंबर 18 पर आते हैं कि चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज, जैसे मैंने कहा कि आप स्टेट कौन सी लिखते हैं और परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस क्या लिखते हैं, इस पर एनटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इनकन्वीनियंस ड्यू टू द इनकरेक्ट सिलेक्शन। आपकी तरफ से सिलेक्शन गलत होगा, एनटी जिम्मेदार नहीं रहेगा। ये चीज ध्यान रखिए, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स विल बी डन मोस्टली इन वन ऑफ द प्रेफर्ड सिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड देयर विल बी नो ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब कोई भी ह्यूमन रोल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। दिख रहा है। 19 पर आते हैं, ये एज लिमिट क्राइटेरिया, जिसका जन्म 31 दिसंबर 2008 या उससे पहले हुआ है वो एलिजिबल है, जिसका इसके बाद हुआ है वो एलिजिबल नहीं है। मतलब 17 साल की जो लिमिट रखी है वो इस तरह से रखिए, ये 2025 चल रहा है, 31 दिसंबर 2025 को जिसको 17 ईयर्स कंप्लीट होंगे वही एलिजिबल होगा एडमिशन के लिए। लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं आपके सोशल मीडिया पे 60 एज का 55 एज के कैंडिडेट्स अब आ रहे हैं नीट के एग्जाम देने के लिए। मेरी भी ख्वाहिश होती है कि मैं डमी एप्लीकेशन भर रहा हूँ तो सोचता हूँ कि मेरा भी फोटोज वगैरह ओरिजिनल डाल दूं, ताकि नीट का पेपर किस तरह से एक्सपीरियंस मैं भी ले लूं। तो ये एक चीज है। अपर एज लिमिट कोई नहीं, लेकिन लोअर एज लिमिट पे ध्यान रखिए। एनआरआई अगर जो रहेगा तो एनआरआई के लिए ध्यान में रखिए कि एनआरआई जो कैंडिडेट है वो ऑल ओवर इंडिया में एडमिशन ले सकते हैं। महाराष्ट्र में एडमिशन के वक्त महाराष्ट्र के रूल चलेंगे, कर्नाटक के लिए कर्नाटका के रूल। मतलब देखिए, वो कर्नाटक के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, पर महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में स्टेट कोटा से एडमिशन नहीं ले सकता, उसको मैनेजमेंट कोटा से जाना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए कंडीशन है 10th और 12th दोनों महाराष्ट्र का होना चाहिए, 10th और 12th, और डोमासाइल भी महाराष्ट्र का होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कोड के बारे में। तो सिंपल है इसका सोल्यूशन। अगर आप कैंडिडेट फ्रेशर हैं, आप इस साल पहली बार नीट दे रहे हैं, तो आपने कोड 1 ही डालना है और दूसरा ऑप्शन आपको आता भी नहीं है, इसलिए फ्रेशर के लिए कोड 1, और जो रिपीटर है उनके लिए कोड 2 से लेके कोड 7 तक शो करेगा। तो आपने वहां पर सिंपली कुछ कंफ्यूजन नहीं लेना है, कोड 2 डालना है। फ्रेशर कोड 1, रिपीटर कोड 2। फिर इसमें बहुत सारे नॉर्म्स है, कोड 3, 4, 5, 6, 7 के, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपने रिपीटर ने कोड 2 डालना है और फ्रेशर ने कोड 1 को ही सिलेक्ट करना है। अब ये जो बाकी चीजें हैं बहुत वो एग्जाम के वक्त तब देखेंगे। MNS aspirants seeking admission to BSc nursing course being conducted by Armed Force Medical College,
आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के जो भी सर्विस हॉस्पिटल्स होते हैं उसके लिए अब 2025 से नीट को कंपलसरी किया गया है। बीएससी नर्सिंग अगर आप करके आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ जॉब सर्विस से रिगार्डिंग, तो आपको नीट देना कंपलसरी है। और एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पूना में है, तो यहाँ पर क्या होता है कि नीट आप देंगे, नीट का काउंसलिंग करोगे, बट एएफएमसी का काउंसलिंग वो खुद कराती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप नीट का एग्जाम देने के बाद में जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस वक्त एमसीसी का, तो उसमें आपको एएफएमसी सिलेक्ट करना है। एएफएमसी सिलेक्ट करने के बाद आपके नंबर्स उधर जाएंगे और उसके आगे की सारी प्रोसेस एएफएमसी में होगी। ओनली द रजिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ द काउंसलिंग एमसीसी में होगा। फर्दर अलॉटमेंट प्रोसेस विल बी डन बाय एएफएमएस ऑथोरिटीज। ठीक है, चलिए फास्ट आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑल इंडिया कोटा की सेंट्रल गवर्नमेंट की सिंपली है, यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% दिया गया है, और उसके बाद में ओबीसी एनसीएल जो है अदर बैकवर्ड क्लास 27% ओबीसी एनसीएल के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% और शेड्यूल ट्राइब के लिए 7%, और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है ये 5% होता है। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, मतलब सारे कैटेगरीज में ओबीसी में 5%, ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, एससी कैटेगरी है तो उसमें जितने सीट्स है उसमें के 5% सीट्स हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए रखे उसी कैटेगरी के। बहुत सारे पेज मैंने छोड़ दिया हूं क्योंकि ये इस पर आपको एडमिशन के टाइम पर बात करूंगा। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर एडमिशन शैल बी गिवन ओनली टू दोज क्लासेस कास्ट ट्राइब्स व्हिच आर इन द रिस्पेक्टिव सेंट्रल लिस्ट। फिर से एक बार बार वो रिपीट करेंगे, सेंट्रल लिस्ट में अगर आपका नाम है तो ही आप ओबीसी को सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। रिजर्वेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी सेम रिजर्वेशन है, वहां पर ईडब्ल्यूएस को 15% लिखा है, एक्चुअली 10% है लेकिन यहाँ पर 15% लिखा है। एससी को 7.5%, एसटी को अच्छा जस्ट अ मिनट, ओबीसी एनसीएल 5%, अच्छा 27% ओबीसी एनसीएल है और बाकी के लिए अलग अलग है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस को 10% ये 15% शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए, और 27% कैटेगरी जो है वो ओबीसी एनसीएल के लिए। 27 नंबर, एज पर डायरेक्शन फॉर एनएमसी द डिसेबिलिटी टाइप मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस एक क्लॉज था हैंडीकैप के लिए, वो निकल चुका है। अब वो मेंटल इलनेस अगर रहेगा तो आप एमबीबीएस के लिए अब क्वालिफाई नहीं होंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं। हाँ, इसको फिर मैंने वापस क्यों 28 नंबर डाला है, तो इसमें देखिए 2 एनआरआई कोटा और जेएन एंड मुस्लिम माइनॉरिटी। रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज एज फॉलोज। एक होता है एनआरआई कोटा, एनआरआई कोटा का रिजर्वेशन होता है सारे डीम्ड कॉलेज में, और उसी तरह जैन इंस्टीट्यूट रहेगा मेडिकल कॉलेज तो जैन के लिए वहां पर रिजर्वेशन रहेगा। मुस्लिम माइनॉरिटी जैसे अलीगढ़ है, हमदर्द है, या फिर महाराष्ट्र में हमारे जो जालना में माइनॉरिटी कॉलेज है तो वहां पर उनके लिए रिजर्वेशन रहेगा। तो एज जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उस हिसाब से। नंबर 29, द कंडक्ट ऑफ द नीट यूजी एग्जामिनेशन वुड बी वीडियोग्राफ। ओके, ये एक पॉइंट ऐड हुआ है कि इसमें मैंने ये मेंशन इसलिए किया है, वो मैं आपको बताऊं क्यों मेंशन किया है। कि आप में से जो रिपीटर्स है उनको पता है कि जब आप एग्जाम लिखते हैं तो उस वक्त वीडियो शूटिंग होता है, बट वो वीडियो शूटिंग जो होता है वो सिर्फ बाहर के बाहर होता है। बट अब क्या होगा, वो वीडियोग्राफर अंदर आएगा, आपके एग्जाम रूम में आएगा और सभी को शूट करेगा। और शूट करते तो वहां पर लिखा है कि कैंडिडेट शुड एग्री टू वीडियोग्राफी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब आपने अपना चेहरा दिखाना है। तो इस पर एक चीज ध्यान में रखिए कि जब भी वीडियोग्राफर आएगा आपने उसकी तरफ फोकस नहीं, मतलब ध्यान नहीं देना है, आप अपने काम में लगे रहिए। जब वो आपके नजदीक आएगा सिर्फ एक बार एक झलक दिखलाइए उसको, और झलक दिखला जा कहते हैं आप यंग जनरेशन में, तो उस तरह से, और अपने काम में लगिए। उन चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी आपका टाइम कम किया जा चुका है। ये वही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले रिप्लिका एक दिया हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, उसको आप प्रिंट करके पहले हैंड से भर सकते हैं और उसके बाद में आप उसको ये कर सकते हैं। ये 29 हो गए, 6 बज गए। अच्छा, नंबर 30, इंडियन नेशनल ऑफ ऑल स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं कौन कौन से आईडीज आप अपने साथ में लेके जा सकते हैं। तो उसमें क्लास 12 का एडमिट कार्ड अगर रिपीटर होगा तो, या फिर फ्रेशर भी होगा तो, नीट के एग्जाम के पहले 12 की एग्जाम हुई है तो एडमिट कार्ड आपका क्लास 12 का होता है, फोटो होता है उस पर, तो वो भी एडमिट कार्ड चलेगा। आधार कार्ड चलेगा, इलेक्शन कार्ड अगर 18 साल पूरे हैं तो रेशन कार्ड,
यहाँ सिर्फ रेशन कार्ड लिखा है, लेकिन रेशन कार्ड कौन सा चलेगा? जिस पर फोटोज होते हैं। बैंक अकाउंट पासबुक विथ फोटोग्राफ, लेकिन ये नेशनलाइज बैंक की होनी चाहिए। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो फिर पासपोर्ट भी चलेगा। ये सारे आइडेंटिटी से एनआरआई जो होते हैं या फॉरेनर जो है उनके लिए पासपोर्ट कंपल्सरी होता है। अब 31 दोज कैंडिडेट हु हैव पास शुड फिल कोड, मैंने आपको बता दिया। फ्रेशर जो है वो 1 डालिए और जो रिपीटर है वो 2 डालिए। ओके। नंबर 32 कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम एज गिवन इन द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट बोर्ड सर्टिफिकेट और इन कैपिटल लेटर्स। मतलब आप नीट का फॉर्म फिलअप करते वक्त जो भी नाम फादर का और मदर का आपके 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट पे जिस तरह से उस तरह से डालना है, कैपिटल लेटर में डालना है। डेट ऑफ बर्थ भी जो आपके सर्टिफिकेट पे है वही डालनी है। आइडेंटिफिकेशन टाइप, कैंडिडेट नीड टू प्रोवाइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी डिटेल्स। तो ये सब मैंने बता दिया आपको कौन कौन से। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस का बार बार आपको बताया जा रहा है, उस पर ध्यान में रखिए। और एक है पिन कोड। बहुत सारे बच्चे पिन कोड में भी मिस्टेक करते हैं, तो पिन कोड अगर आपको पता नहीं है तो गूगल पे जाके सर्च कीजिए या फिर अपने आधार कार्ड पे देखिए कि आपके जो परमानेंट एड्रेस है उसका पिन कोड क्या है। लेकिन आप कॉलेज आपने जहां से किया है उसका भी तो पिन कोड आपको डालना है, तो उसके पिन कोड भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। ये नंबर अब 2 ही बचे, वो भी बता दूं, फिर उसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेने हैं और एक डेमो फॉर्म भी हमें भरना है। कैंडिडेट्स फोटोग्राफ के बारे में अब देखिए, शुरुआत हमने की थी कैंडिडेट्स फोटोग्राफ। क्या लिखा था उस वक्त एनटीए ने कि शुड बी बिफोर आफ्टर 1 जनवरी 2025, बराबर। अब कौन सा महीना चल रहा है? फेब का चल रहा है। मतलब 1 जनवरी से अगर हम पकड़ेंगे तो सिर्फ 40 डेज हो चुके हैं, 39 डेज। अब यहाँ पर क्या कहता है एनटीए? द फोटोग्राफ मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 3 months। मतलब जनवरी का भी होगा चलेगा, दिसंबर का होगा भी चलेगा, नवंबर का भी होगा तो चलेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बस फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। डेट जो उसमें होगी वो 1 जनवरी के बाद की डालिए। तो इसलिए मैं हमेशा नॉन ट्रस्ट एजेंसी क्यों कहता हूँ, हमेशा खुद की बात को ये करता है। स्पेक्स अगर चश्मा अगर पहनते जैसे मैं तो कर सकते हैं विदाउट बी। पोलराइड एंड कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज आर नॉट एक्सेप्टेबल, एप्लीकेशन नॉट कंप्लाइंग विद देयर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, बाकी चीजें हो गई। 34 द कैंडिडेट शुड पुट दिस फुल सिग्नेचर इन रनिंग हैंड राइटिंग, नॉट इन द कैपिटल लेटर। रनिंग हैंड राइटिंग थोड़ा सा सीख लीजिए। ऑन व्हाइट पेपर विथ अ ब्लैक इंक पेन। देखिए यहाँ पर ब्लैक इंक पेन तो पॉसिबल होगा तो ब्लैक इंक पेन से कीजिए, या फिर अदर ब्लू में भी करेंगे तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 35 लास्ट नंबर, जस्ट अ मिनट, ये बाकी चीजें भी आपको पढ़नी है। मैंने तो पढ़ ली है, और ये चीजें अभी की नहीं है, एग्जामिनेशन के टाइम की है और बाद में एडमिशन के टाइम की है, तो वो मैं तब आपको बता दूंगा। अभी 35 नंबर बहुत नीचे है, लेकिन अभी आपको उसी को बता के ओके। वही है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, एमएनएस एस्पिरेंट जो है सीकिंग एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, वही बाद में लिया हुआ, तो शायद ये रिपीट हो गया। नीट स्कोर विल बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सिलेक्शन टू द 4 year बीएससी नर्सिंग कोर्स। देखो मैं आपको एक भी बता दूं, नर्सिंग को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। नर्सिंग में एम्स नर्सिंग, बीए, एएफएमसी नर्सिंग, मिलिट्री बहुत ही अच्छा करियर है। नर्सिंग में अगर किसी को जाना है तो हमारे यहाँ एक ही होता है, जीएनएम करते हैं, एएनएम करते हैं, और डॉक्टर लोग। आप भी डॉक्टर बनेंगे लेकिन दिल थोड़ा सा बड़ा रखिए। बहुत कंजूसी करते हो आप, इसलिए कंजूसी करते हो कि आपने बहुत पैसा खर्च किया है, सैलरी में कंजूसी करते हैं, तो फिर वो नर्सेस को बहुत कम सैलरी मिलती है। बट ये जो एम्स में, एमएनएस वगैरह के जो, इसमें बहुत अच्छी खासी सैलरीज है, और अब्रॉड में भी बहुत सारा डिमांड है। तो ये हो गया 35 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे आप सबको समझना जरूरी था। आप सब लोगों के सामने मैंने रखा हूं। अब बात आती है फॉर्म फिलिंग की। तो फॉर्म फिलिंग से पहले, अब ये जैसे मैंने कहा कि इसमें और एक चीज सीखिए, ये तो ऑल इंडिया कोटा के रूल्स रेगुलेशन हो गए। इसके बाद में हर स्टेट के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और जितनी भी स्टेट के रूल्स रेगुलेशन है उन सारे में एक समान कुछ भी नहीं है, हर चीज अलग अलग है। तो ये सारे काम आप कब करोगे? तो इसी के लिए फिर वो आपको कहीं ना कहीं काउंसलिंग लेनी पड़ती है। फिर वो आप आइडियल की लीजिए, या फिर आपके नजदीक कोई और अच्छा विश्वासु है उसकी लीजिए, कहीं ना कहीं लीजिए। और अगर आइडियल की लेनी है तो आइडियल की लिंक चैट बॉक्स में, आइडियल की पेड लिंक, पेड हमें गूगल फॉर्म फिल करके लेते हैं,
आप वो गूगल फॉर्म फिल कीजिए, अपने डिटेल्स, उसमें स्कैनर भी दिया हुआ, उसमें पेमेंट चार्जेस सब रखे हुए, आप पढ़ लीजिए, अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि लिमिटेड होता है पेड काउंसलिंग। मतलब ये कैसे है ना, चाह कर भी मैं आप सभी लोगों की काउंसलिंग पेड नहीं ले सकता, क्योंकि एक लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि एक दिन में मैं कितने लोगों से बात करूंगा, 20, 30, 50। तो पेड चैट बॉक्स में लिंक भेजी हुई, उस लिंक पर आप क्लिक करके आप जो भी डिटेल्स है आप फिल कीजिए, और पेमेंट का स्कैनर भी उसमें दिया हुआ है, उस हिसाब से आप पेड काउंसलिंग में आ सकते हैं। फ्री प्लान तो आप अभी जो आप ले रहे हैं ये फ्री प्लान है, फ्री में आपको सारा गाइडेंस मिलता रहेगा। पेड प्लान हमारे दो है, 10 और 20। महाराष्ट्र के सारे कोर्सेज के लिए लास्ट ईयर हमने 8,000 रखा था, लेकिन वो 8,000 एमबीबीएस के लिए था और बीएमएस के लिए 8,000। सारे स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए आए, जिनको एडमिशन नहीं मिला बीएमएस का काम भी उसी में से, तो उसका रजिस्ट्रेशन लेके चॉइस फिलिंग हमको डबल डबल करनी हो पड़ी। 5-6 महीने तक बहुत हेडेक हुआ, तो इसलिए सिंपल है। 10,000 में आप जो चाहिए वो कोर्स, वेटरनरी भी उसी में आएगा, बीडीएस भी, बीएमएस भी, एमबीबीएस भी, सारे कोर्सेस, और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र प्लस अदर स्टेट तो सीधा डबल चार्ज होता था 20,000। रीजन बताता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र का भी आपका करना है, प्लस कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, और बहुत हर चीज का, हर एक का टाइमिंग अलग होता है, हर एक के अपडेट्स अलग होते हैं, हर एक के रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल कहता हूँ कि अगर महाराष्ट्र में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो आप एडमिशन ऑर्डर डाउनलोड करते हैं, अलॉटमेंट लेटर, फिर कॉलेज को जाते हैं। अब वो कॉलेज आपको जाने के बाद पसंद नहीं आया, तो आप वहां से वापस आ सकते हैं, नहीं लेना है, अगले राउंड में फ्री एग्जिट है। तेलंगाना में आपको क्या होता है, अलॉटमेंट लेटर के लिए आपको 40,000 पे करने पड़ते हैं। जब आप 40,000 पे करोगे तभी आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, फिर उसके बाद में आप कॉलेज जाना है नहीं जाना फिर सोचिए। कुछ जगह पर चॉइस फिलिंग अगर आप नहीं करोगे तो आप राउंड से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। फोटोज भी मेरा इसलिए कि ध्यान में रहे कि मैं हूँ आपके लिए यहाँ पर, तो ये सारी चीजें मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद में आता है कि अगर आप अभी के इस सेशन में जो कुछ भी नए होंगे, तो उनके लिए ये स्कैनर है, इस स्कैन को अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड हो जाइए। ये यहाँ आज का पीपीटी का जो सेक्शन है वो पूरा होगा। अब चैट बॉक्स को ओपन करता हूं मैं, और पहले क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेंगे,